हेलो फ्रेंड्स, 66 बीपीएससी पीटी के लिए करंट अवेयर का एक वीकली प्रोग्राम देने जा रहे हैं आपको। इसमें हम सप्ताह भर की वो सारी घटनाएं जो कि करंट अफेयर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जिनके परीक्षा में आने की संभावना हो सकती है, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये आपको हर सप्ताह भर का कवरेज करके दिया जाएगा। इसमें इस सप्ताह 1 से लेके 8 अक्टूबर के बीच की जो घटनाएं हैं महत्वपूर्ण, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें जो सबसे पहली घटना हुई वो था बाबरी मस्जिद विध्वंस पर सीबीआई कोर्ट का फैसला आया। इस फैसले की जो मुख्य चीजें थी वो ये थी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में जितने अभियुक्त थे सभी अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया। उनमें जो मुख्य तौर पर आरोपी लोग थे उनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, कल्याण सिंह, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, जो आज की तारीख में राम जन्मभूमि शिलान्यास समिति जो है उसके अध्यक्ष हैं, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त कुल 32 लोग थे जिनको की कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने जो अपनी फाइंडिंग दी, जो अपनी डिक्री दी, उस डिक्री की 3 प्रमुख चीजें ये हैं। पहली चीज ये कि इसने कहा कि ये घटना आकस्मिक है, अर्थात लोग इकट्ठे हुए, लोगों को जोश आया तोड़ दिया। स्पॉन्टेनियस थी, आकस्मिक थी। और इसी से रिलेटेड दूसरी चीज कि चूंकि आकस्मिक थी इसीलिए पूर्व नियोजित षड्यंत्र का कोई प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, इसका कोई सबूत सीबीआई कोर्ट में दे नहीं पाई है। तो कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी पूर्व नियोजित षड्यंत्र का, प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का कोई भी हमें ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिसके आधार पर हम ये मान के चलें कि हाँ पहले से प्लान था कि बस चढ़ना है, तोड़ देना है। और अगली जो इंपॉर्टेंट चीज कोर्ट ने कही वो ये कही कि ये जो लोग थे, जो आरोपी थे, उन आरोपियों ने उस उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश की थी, न कि मंदिर को तोड़ने के लिए उकसाया था। तो ये जो फैसला है, अब इसके पक्ष विपक्ष पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस फैसले से पहले की जो पृष्ठभूमि है थोड़ी सी उसे समझ लेनी जरूरी है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि या विवादित स्थल, एक विवादित भवन था जिसे कि कार सेवकों ने तोड़ दिया था। उस पर काफी बवाल मचा। उसके हफ्ते दिन बाद ही उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसने लिब्रहान आयोग का गठन किया कि भाई आप पता करिए कि ये घटना कैसे हुई, इसका प्रोसेस क्या था, इसके पीछे का पर्पस क्या था, क्या ये प्री प्लान था कि नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब प्रश्नों के जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया गया और उनसे ये कहा गया कि 3 महीने में आप अपनी रिपोर्ट दें। लेकिन 3 महीने में रिपोर्ट देते देते इन्होंने, गठन हुआ 1992 में और इन्होंने रिपोर्ट दी पूरे 17 साल बाद 2019 में। तो ये भारत के कुछ बड़े लंबे कार्यकाल वाले आयोगों में से एक आयोग रहा है लिब्रहान आयोग। 1 सदस्यीय आयोग था। लिब्रहान आयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस घटना को लेकर के, यानी कि इस कोर्ट के फैसले से प्रश्न तो नहीं आएंगे लेकिन लिब्रहान आयोग से आ सकता है, क्योंकि करंट के साथ जो उसके हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें होती हैं वो पूछे जाने की परंपरा है। गठन इसका पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1992 में हुआ था और 2009 में यानी कि यूपीए की गवर्नमेंट में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इस रिपोर्ट को सदन में रखा गया था। उस वक्त के गृह मंत्री थे आपके पी चिदम्बरम, उन्होंने इसको रखा था और उसमें जो मेन फाइंडिंग्स आई थी, कुल 68 लोगों की बात थी जो कि लिब्रहान आयोग ने की थी, जिनको उन्होंने उकसावे वाला माना था, यानी जिनको उन्होंने आरोपों के घेरे में लिया था। टोटल 68 लोगों को
साथ में उन्होंने तत्कालीन यूपी की बीजेपी गवर्नमेंट जो कल्याण सिंह के सदारत में चल रही थी उसको भी घेरे में लिया था, उस पर भी काफी तीखी टिप्पणी की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि लिब्रहान आयोग ने कही थी वो ये थी कि ये घटना पूर्व नियोजित थी। लिब्रहान आयोग ने अपने फाइंडिंग में ये बताया था कि बाबरी विध्वंस प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी था, जबकि अब जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो इसके जस्ट उलट फैसला है। इसने बिल्कुल बोल दिया है कि कोई प्री प्लान नहीं था। अब दूसरा जो मुद्दा है वो है IOCL पानीपत। ये भारत की रिफाइनरी है IOC के अंतर्गत। इस रिफाइनरी में एक नई चीज ये हुई है कि इस रिफाइनरी में एक नया संयंत्र लगाया जा रहा है। ये संयंत्र करेगा क्या कि दरअसल पेट्रोलियम का जब जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो उस डिस्टिलेशन के दौरान ढेर सारी गैसेस निकलती हैं जो कि वातावरण के लिए हानिकारक भी होती हैं, जिनका कोई यूज हमारे लिए नहीं होता। तो उन गैसों को एक संयंत्र लगाया गया है जो कैच करेगा और कैच करके उसे इथेनॉल में बदल देगा, जो कि बायोफ्यूल का मेन कंपोनेंट है। ये जो बनाने का तरीका होगा उसमें जो गैसेज होंगे उसमें कुछ बैक्टीरिया मिलाए जाएंगे और बैक्टीरिया मिला के फर्मेंटेशन की विधि के जरिए इसे इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। टोटल जो संयंत्र लग रहा है उसकी अनुमानित लागत 900 करोड़ रुपए है। इस संयंत्र से प्रति वर्ष 10 लाख टन CO2 और अन्य जो गैसें निकल रही हैं उनको प्रोसेस किया जाएगा, उनको इथेनॉल में बदलेगा। और ये कितना बड़ा मूल्य होगा इसको समझे कि इससे हम 7.2 करोड़ लीटर बायोफ्यूल बना पाएंगे और इतना बनाने के लिए हमें 18 करोड़ लीटर कच्चे तेल की जरूरत होती, यानी कि सीधे सीधे इतने कच्चे तेल की बचत हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही ये जो है आपका 3rd जनरेशन का संयंत्र है। एक 2nd जनरेशन का संयंत्र भी लगाया गया है जो पराली को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि पंजाब में पराली बहुत बड़ी समस्या है, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी समस्या है, पंजाब के लिए स्वयं बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान भी पानीपत में ढूंढा गया है। एक अलग संयंत्र लगाया जा रहा है पराली को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए और सरकार ने यह तय किया है कि इसके लिए प्रति वर्ष 2 लाख टन पराली किसानों से खरीदी जाएगी और उनको कन्वर्ट किया जाएगा इथेनॉल में। चलिए अगला जो 3rd खबरों में रहा, बहुत खबरों में रहा तो इम्पोर्टेंट वो है अटल टनल। अटल टनल इसकी घोषणा 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के समय की गई थी। 2010 में इसका शिलान्यास सोनिया गांधी द्वारा किया गया था और फाइनली 2020 में अक्टूबर में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। और आपने ये देखा होगा कि जब ये टनल खुला, इसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद चीन को कितनी मिर्ची लगी। उसने कहा कि हमारे पास ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे हमारे पास वीपन्स हैं जिससे कि हम सुरंग को तोड़ सकते हैं, ये सुरंग भारत को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें, इससे पता चलता है कि हमारा दुश्मन हमसे कितना हमारे प्रति सजग है और हमको वॉच कर रहा है। खासियत क्या है कि ये आज की तारीख में वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल है, लार्जेस्ट टनल जो कि 9.2 किलोमीटर लंबी है। तमाम इसके वीडियोज उपलब्ध हैं, PIB ने भी डाले थे, अन्य लोगों ने भी डाले थे। 9.2 किलोमीटर है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल होगी। 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये बनी है, एल्टीट्यूड इसका 10,000 फीट है। अगर हम हिमालय की श्रेणियों की बात करें तो ये पीर पांजाल श्रेणी में आती है जो रोहतांग दर्रे वाले हिस्से में पड़ता है। स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश किससे किसको कनेक्ट करेगी तो मनाली से लाहौल स्पीति, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश की 2 घाटियां, तो लाहौल को मनाली से ये कनेक्ट करेगी। कनेक्ट करने से फायदा क्या होगा तो 46 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और उससे भी इम्पोर्टेंट होगा कि 4 घंटे कम हो जाएंगे। 4 घंटे जहां जाने में लगते थे उसकी जगह पे सिर्फ 45 मिनट लगेंगे
और उस पार होंगे। इम्पोर्टेंस इसकी ये होगी कि नो डाउट ये शांति काल के लिए बनी है, शांति काल में इसका यूज होगा। ये जो एरिया है रोहतांग दर्रा वाला एरिया, अब जाड़ा शुरू होने को है, और जब जाड़ा शुरू होगा, बर्फ पड़नी शुरू होगी, तो 6 महीने के लिए लगभग ये पूरा एरिया कट जाता था बर्फबारी के कारण। अब वो समस्या हमारी दूर हो गई है। अब हम हर महीने में, मतलब ये जो टनल है इसको आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक टनल है, जो 12 महीने मनाली को लेह से मनाली को लाहौल से जोड़े रखेगी। चौथा इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि खबरों में रहा इस हफ्ते, वो था तेजस रेल इंजन। CLW चितरंजन ने इसका निर्माण किया है। ये 6000 HP की क्षमता का इंजन होगा। एरोडायनामिक्स डिजाइन पर आधारित है। पुश पुल का सिस्टम है, अर्थात दोनों ही छोरों से इसको संचालित किया जा सकता है। विशेष जो इसमें चीज है वो है इसकी स्पीड, 160 किलोमीटर की स्पीड। अभी तक जो हमारे इंजन चल रहे थे, जैसे मान लीजिए जो हमारी तेज गाड़ियां चल रही हैं, राजधानी चल रही, शताब्दी चल रही, दुरंतो चल रही, ये सभी 110 to 120 चलते हैं, यही इनकी स्पीड है। तो इंजन की क्षमता भी उतनी ही है। तो पहली बार भारत ने इसे सेमी हाई स्पीड कहा जा रहा है कि सेमी हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया गया है। और पर्टिकुलरली आप नाम से समझ सकते हैं कि ये तेजस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंजन होगा, तेजस एक्सप्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इंजन होगा। तेजस के अतिरिक्त ये शताब्दी में, राजधानी में, दुरंतो में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ चूंकि ट्रैक को भी अपग्रेड करना होता है, 120 to 160 स्पीड हमको ले जाना है, तो ट्रैक भी अपग्रेड होता है। तो ट्रैक जैसे जैसे अपग्रेड होते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये इंजन हमारे काम में आता जाएगा। फिलहाल तेजस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 160 km की स्पीड, जो किलोमीटर की स्पीड है हमारी, ये स्पीड आपके तेजस एक्सप्रेस की स्पीड है, और इसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो ये आपका इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड इंजन की इंजन होगी, जो CLW द्वारा बनाया गया है। चलिए अगली खबर जो कि चर्चा में है वो है जम्मू बारामूला रेल प्रोजेक्ट। आप ये जानते हैं कि भारत सरकार जो हमारे पहाड़ी, उधर नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया भी, इधर जम्मू कश्मीर वाला एरिया भी, जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पर रेल कनेक्टिविटी कम थी, उस पर काफ़ी काम कर रही है रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और उस क्रम में जम्मू बारामूला रेल प्रोजेक्ट का अर्थ ये हो गया कि जम्मू को सीधे कनेक्ट किया जा रहा है हम अपने LOC के पास तक, बारामूला LOC के पास तक कनेक्ट किया जा रहा है रेल से। ये कुल जो प्रोजेक्ट है वो 326 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इस 326 किलोमीटर में 215 किलोमीटर ऑपरेशनल हो चुका है, इस पर गाड़ियां चल रही हैं। 111 किलोमीटर पे काम जारी है। इस 111 किलोमीटर पर कटरा और रियासी के बीच एक पुल बनाया जा रहा है जिसका नाम है मेगा पुल नंबर 39। खास बात इस पुल की ये है कि इस पुल का एक पिलर कुतुब मीनार से भी 22 मीटर ऊंचा जाएगा, यानी इतनी गहराई से उसको उठाया जा रहा है। आमतौर पे 105 मीटर की ऊंचाई है, और ये जो पुल बन रहा है इसे अफगान ब्रिज कंस्ट्रक्शन ने इस पर काम शुरू कर दिया है, काम जारी हो गया है। ये जो सेक्शन है 111 किलोमीटर वाला सेक्शन, ये बेहद टफ सेक्शन है, और इस सेक्शन में कटरा और धर्म के बीच कुल 48 किलोमीटर की दूरी है। समझिए एक सेक्शन इसका है कटरा और धर्म, उसके बीच 48 किलोमीटर की दूरी है, और उस 48 किलोमीटर में 41 टनल और 4 पुल है। और इस तरह से ये जो चीजें हैं वो काफी टफ है स्थापना के लिहाज से, लेकिन भारत सरकार ने इस पुल को और इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। और इससे आपको ये सीधे सीधे जम्मू बारामूला रेल प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर ये पुल, विशेष करके आपने देखा होगा कि इसके अलावा भी ढेर सारे काम इधर हाल फिलहाल में हुए हैं। जैसे चेनाब नदी पर एक 467 मीटर ऊंचा, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है,
वो ब्रिज बनाया गया है। लिपुलेख से घटियाबगढ़ तक सड़क बनाई गई है जिस पर नेपाल ने आपत्ति की थी, पूरा बवाल हुआ था 80 किलोमीटर का। ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। उसके बाद उधर बोगीबील में डबल डेकर पुल बना है जो कि 4.94 किलोमीटर लंबा है और डिब्रूगढ़ से धेमाजी को जोड़ता है। उस तरह के इस मेगा प्रोजेक्ट्स की तरह का ही एक प्रोजेक्ट ये जम्मू बारामूला रेल प्रोजेक्ट भी है, जिसमें कि अब ये मेगा पुल जो होगा इसके एक पिलर की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी 22 मीटर ज्यादा होगी। चलिए अगला जो छठी खबर जो कि चर्चे में रही वह था H1B वीजा। भारत में बेहद लोकप्रिय, भारतीयों के लिए सपने के सच होने जैसा ये वीजा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किया जाता है। लेकिन इसमें जब से ट्रंप आए हैं और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई है, तब से इस वीजा पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये हुआ कि जून 2020 में ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा के तहत आने वाले विदेशियों के लिए और साथ में अन्य वीजा के तहत भी आने वाले विदेशियों के लिए दिसंबर 2020 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के अगेंस्ट कैलिफोर्निया की जिला अदालत ने ट्रंप के इस आदेश पर स्टे लगा दिया है। तो ये बड़ी राहत भरी खबर है भारतीयों के लिए कि भाई उस पर स्टे लग गया है ट्रंप के आदेश पर। लेकिन इस स्टे के बाद से फिर अभी कल परसों की खबर थी कि इस H1B वीजा को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है रोकने के लिए। किसी तरह वह चाहते हैं कि विदेशी लोग हमारे यहाँ न आए, क्योंकि उससे अमेरिकियों की नौकरियां छिन रही हैं। अन्य चीजें भी हैं, लेकिन विशेष करके अमेरिकियों को रोजगार प्रोवाइड हो इसके लिए मजबूर किया जा रहा है अन्य कंपनियों को कि भाई अपने अमेरिकन को ही रखो, विदेशियों को न बुलाओ। उसके लिए ये वीजा का सिस्टम, तो इस वीजा के सिस्टम को हम जरा समझ लें, फिर इसका प्रभाव समझ लेंगे। जो H1B वीजा है जो कि भारत में बेहद ही लोकप्रिय है, H1B वीजा ये विदेशी कामगार जो कि यूएस जाना चाहते हैं काम के लिए, उनके लिए ये वीजा दिया जाता है और ये वीजा दिया जाता है 6 साल के लिए। टेन्योर इसका जो होता है वो 6 साल का होता है। लेकिन ये वीजा हमको आपको सबको नहीं मिल जाएगा। इस वीजा के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, तब ये H1B वीजा मिलता है। वो शर्तें क्या है? शर्तें ये हैं कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम, यानी कि अनस्किल्ड, अनएडुकेटेड, इलिटरेट लोगों के लिए नहीं है। दूसरी चीज की अगर ग्रेजुएट ही होना है तो भारत में तो ग्रेजुएट बड़े पड़े हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको किसी विषय में एक्सपर्ट होना चाहिए, आपके पास किसी चीज की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तब ये वीजा आपको मिलेगा। और तीसरी चीज कि उस एक्सपर्टीज के आधार पर अमेरिका की कोई कंपनी आपको कम से कम $40,000 का तनख्वाह ऑफर कर रही है, तो ये वीजा आपको दिया जाता है H1B वीजा। तो भारत के एलिट क्लास, हाई प्रोफेशनल, हाई स्किल्ड लोगों के लिए ये वीजा है। खास बात इस वीजा की ये है कि इस वीजा को बैकडोर से अमेरिका में घुस करके अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का एक संयंत्र समझा जाता है, क्योंकि जब आप 5 साल अमेरिका में इस वीजा के तहत रह लेते हैं तो बस 6ठे साल में आप करते क्या है कि ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। ग्रीन कार्ड का अर्थ क्या हुआ कि आपने अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया, और अप्लाई कर दिया, आप 5 साल में रहे हैं, वहां कुछ जुगाड़ बना लेंगे, कुछ संपर्क बना लेंगे, उसके बाद आप अमेरिकी नागरिक हो जाएंगे। तो H1B वीजा अमेरिका में प्रवेश करने का मार्ग भी है और अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग भी है। और वो लोग जो हाई स्किल्ड लोग हैं, जो अपने सपने को बहुत ऊंची उड़ान देते हैं, उनके लिए ये बेहद जरूरी चीज है। इसके अतिरिक्त भी अन्य वीजा जिस पर की रोक लगाई गई थी उसको भी समझ लें। अब मान लीजिए कि जो व्यक्ति वहां गया वो शादीशुदा है, तो अपने स्पाउस को बुलाएगा, तो उसके लिए H4 वीजा जारी किया जाता है कि जो लोग ऑलरेडी वहां पर, ध्यान दें कि यूएस में काम कर रहे वे लोग जिनको पहले H1B वीजा जारी हो चुका है, H1B वीजा जिन्हें जारी हो चुका है, उनको H4 वीजा जारी होता है उनके पति और पत्नी को बुलाने के लिए। अब दोनों लोग पहुंच गए।
अगला है L1 वीजा। ये वीजा ऐसे में है कि आप मल्टीनेशनल किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अभी आप पेरू में हैं, पेरू से कंपनी ने आपको ट्रांसफर कर दिया यूएस में, तो यूएस में जितने दिन रहेंगे उतने दिन के लिए वीजा चाहिए आपको, तो वो वीजा L1 वीजा के रूप में दिया जाता है। और J1 वीजा, ये आप वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किसी कल्चरल प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, कोई शो करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो वीजा दिया जाता है वो वीजा J1 वीजा होता है। तो ये चारों प्रकार के वीजा पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लगाया था। कैलिफोर्निया की जिला अदालत ने उस पर स्टे दिया है, फिर से उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश ट्रंप प्रशासन कर रहा है। अगला 7वां जो प्रमुख न्यूज है वो है स्मार्ट मिसाइल के बारे में। स्मार्ट मिसाइल फुल फॉर्म इसका है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। स्मार्ट क्या है ये समझे। तो टॉर्पीडो वो हथियार हैं जिनको हम एंटी सबमरीन कहते हैं, यानी एक पनडुब्बी से दूसरे पनडुब्बी को मारने के लिए पानी के भीतर चलने वाली जो मिसाइल होती है उसे हम टॉर्पीडो कहते हैं। अब टॉर्पीडो में खास चीज ये होती है कि टॉर्पीडो की जो रेंज होती है वो 40 से 50 किलोमीटर की होती है, यानी कि अगर दुश्मन की पनडुब्बी को आपको मारना है तो उसके नजदीक आपको जाना पड़ेगा, तो वो भी टॉर्पीडो रखे होगा, यानी आपको उसके रेंज में जाना पड़ेगा तभी आप उसको मार सकते हैं। टॉर्पीडो के साथ ये दिक्कत है। अब इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोगों ने इस स्मार्ट मिसाइल को 4 अक्टूबर को बालासोर से, जो कि ओडिशा में है, डॉक्टर कलाम द्वीप के रूप में अब जाना जा रहा है, बालासोर ओडिशा का हमारा टेस्टिंग रेंज, तो यहां से हमने इस मिसाइल को, अब ध्यान दें मिसाइल में समझे, पहली चीज ये सुपरसोनिक है, दूसरी चीज ये मिसाइल असिस्टेड है रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो को ये छोड़ेगा, मिसाइल की सहायता से छोड़ेगा। अर्थात ध्यान से समझें कि ये आपका सी सरफेस है और इस सी सरफेस में दो पनडुब्बियां आपस में चल रही हैं, तो दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगी अपने अपने टॉर्पीडो से, ऐसे, यानी ये अटैक पानी के भीतर होगा। इसकी जो कैटेगरी है एंटी सबमरीन मिसाइल है, ये पनडुब्बियों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, यानी हमारे नेवल फोर्स की चीज है ये। तो अब इसमें क्या होगा कि एक पनडुब्बी दूसरे पनडुब्बी के नजदीक उसके रेंज में जाएगी, भाई 40-50 किलोमीटर के रेंज में रहेंगे तब आप मार पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज की पानी में जो पनडुब्बियां चल रही हैं उनमें सोनार का सिस्टम लगा हुआ है, तो जैसे ही आपका टॉर्पीडो इधर से चलेगा वो भी डिटेक्ट कर रहा है, जैसे आप डिटेक्ट कर रहे हैं वो भी डिटेक्ट कर रहा है। तो बस करना क्या होता है कि अगर इस स्टेज पर जा रही है तो पनडुब्बी को थोड़ा सा नीचे ले लो, ऊपर से टॉर्पीडो निकल जाएगा, तो आप उससे बच सकते हो, उससे डिविएट कर सकते हो, ये स्थितियां होती हैं। इसके लिए जरूरी क्या है कि कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए कि पनडुब्बी जो है, सबमरीन जो है, वो डिटेक्ट न कर पाए आती हुई मिसाइल को, और वो इतनी तेजी से आए कि ये अपना पोजीशन ऊपर नीचे न कर पाए। अभी करने की कोशिश कर रहा है तो सट से घुस जाए। इसी के लिए हमने मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो नामक एक नया टेस्ट किया है। इसमें होगा क्या कि ये समझिए कि ये फ्यूजन है, ये मिसाइल भी है और ये टॉर्पीडो भी है, दोनों है ये साथ में। करेगा क्या ये, तो ध्यान दें, यहां पर जो वार हो रहा है अंडर वाटर हो रहा है, ये वार अंडर वाटर नहीं होगा। यहां पर हम इसे छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाएगा आसमान में, जैसे कि आपका मिसाइल जाता है, और ये 600 किलोमीटर की जो दूरी है वो आसमान में ही तय करेगा ऊपर। और जब 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और उसके बाद उसका टारगेट लॉक कर दिया गया, तो टारगेट लॉक कर दिया गया, उसके बाद वो सट से घुसेगा और घुस करके
और जो भी हमारे दुश्मन पनडुब्बी होगी उसको मार देगा, और ये काम सुपरसोनिक स्पीड से होगा, इसलिए दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये विशिष्ट चीज है कि इसमें जो इसका मैक्सिमम सफर है 600 किलोमीटर का सफर, और 2 मैक की स्पीड है इसकी 0.6 से लेकर के और 2 मैक तक की स्पीड होगी इसकी। तो ध्वनि की रफ्तार से दोगुना तो ये चलेगा ही, और सोनार आपको मालूम है कि वो साउंड वेव्स के रूप में काम करता है, तो उससे दुगुने रफ्तार से हम चलेंगे तो उनका डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। और इस तरह से ये विशिष्ट मिसाइल है जिसमें अब हमें किसी दुश्मन पनडुब्बी को, कल्पना करें कि हमारी जो पनडुब्बी है वो अंडमान के पास है और मलक्का में चाइना घुसता है, तो अब हमारे पास क्षमता है कि हम यहीं से बैठकर उनको पीट देंगे। आठवीं खबर जो है वो एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस की है। ब्रह्मोस के बारे में आपने पढ़ा होगा, भारत की शान है ये। MTCR के बंधनों में बंध करके हम इसका रेंज नहीं बढ़ा रहे थे, अब हम इसका रेंज बढ़ा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है। 30 सितंबर को हमने बालासोर से इसको टेस्टिफायर किया है। दो चीजें इक्वल हैं जो पिछले वाले ब्रह्मोस में थी, यानी स्पीड 2.8 मैक, इससे पहले जो हमारा 290 किलोमीटर का जो वो है रेंज वाला ब्रह्मोस है उसका भी यही है। वारहेड ले जाने की क्षमता 300 किलोग्राम की है, ये भी पहले जैसी ही है। बढ़ाया हमने क्या है, रेंज, एक्सटेंडेड रेंज। इसमें हमने पहला जो इसका एक्सटेंडेड रेंज परीक्षण था वो 11 मार्च को हमने किया था, फर्स्ट जो किया था 2017 में, और 2017 में 11 मार्च 2017 को जो हमने परीक्षण किया था उस परीक्षण में इसका रेंज हम लेकर के गए थे 450 किलोमीटर। 2017 में 450 किलोमीटर के रेंज पर हमने टेस्टिफायर किया था। अब 2020 में हमने इसको 50 किलोमीटर और बढ़ा दिया है और 500 किलोमीटर कर दिया है। ये जो मिसाइल है ये 2 चरण की 2 स्टेज मिसाइल है, और इसमें 2 चरण में पहला जो चरण होता है वो सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर होता है, दूसरा चरण जो होता है वो लिक्विड प्रोपेलेंट रैमजेट सिस्टम पे काम करता है। रैमजेट इंजन इसमें लगा हुआ है, और आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि इस हफ्ते से पहले हमने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जिसमें हम हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि 5 मैक से ऊपर की जो स्पीड होती है उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो हाइपरसोनिक स्पीड तक हम पहुंचने की कोशिश में है, और उसमें हमारा जो स्क्रैमजेट इंजन है वो सक्सेसफुली टेस्टिफाई हुआ। 9वीं जो खबर है वो है शौर्य मिसाइल को लेकर के। ये मिसाइल हमने कलाम श्रेणी की कुछ मिसाइलें बनाई हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें आपने K4 का नाम सुना होगा, K5 K6 पर हम काम कर रहे हैं, K15 पहले बना था, जो कि ध्यान दें कि जो हमारे सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है SLBM है, ये एक्चुअली न्यूक्लियर ट्रायड होता है। न्यूक्लियर ट्रायड का अर्थ ये होता है कि चूंकि आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय न्यूक्लियर पॉलिसी घोषित की गई थी, उसमें हमने ये कहा था कि नो फर्स्ट यूज, हम अपने बॉम्ब का इस्तेमाल पहली बार में अपनी तरफ से किसी देश को नहीं करेंगे। कोई करेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, तो कोई करेगा तो नहीं छोड़े, उसके लिए जरूरी ये होता है कि हमारे पास जल, थल और वायु, इन तीनों ही सेनाओं के जरिए न्यूक्लियर आर्म्स गिरा पाने की, छोड़ पाने की क्षमता हो। तीनों सेनाओं के पास जब ये क्षमता आ जाती है तो इसे हम कहते हैं कि हमारा परमाणु त्रिक न्यूक्लियर ट्रायड पूरा हो गया। ये न्यूक्लियर ट्रायड हमारा पूरा हो चुका है। आज की तारीख में हम एयर से, अपने सरफेस से और अपने नेवी के जरिए, तीनों के जरिए, यानी कि ऐसा नहीं होगा, हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि हमारी तीनों सेनाएं एक साथ कोलैप्स कर जाएंगी। कोई तो बचा रहेगा, जो बचा रहेगा वो अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियर ट्रायड होता है, इसे ही न्यूक्लियर डिटरेंट भी कहा जाता है, कि हमारे पास प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई अटैक हमारे ऊपर होता है तो हमारे पास उतनी ताकत बची रहनी चाहिए कि हम
उस पर अटैक कर सके। उसके लिए हमने कलाम श्रेणी की मिसाइलें, जिन्हें कि संक्षेप में के कहा जाता है, कलाम श्रेणी की मिसाइलें डेवलप करी अपनी नौसेना के लिए। उसमें अभी हम इसको आगे और अपग्रेड भी कर रहे हैं, K5 K6 पर हम काम कर रहे हैं, जो कि लगभग इंटरकॉन्टिनेंटल मीडियम रेंज तो होगी, 4,000 से लेकर 6,000 किलोमीटर तक की होगी। ये जो K15 है हमारा पहले आया था, और ये K15 जो है वो ध्यान देंगे टैक्टिकल है। दरअसल हमारा दुश्मन हमारे सरहद पर बैठा हुआ है। अमेरिका से हमारा कोई जंग नहीं होने जा रहा, रसिया से हमारा जंग नहीं होने जा रहा, पेरू से बोलीविया से नहीं होने जा रहा, पड़ोसियों से हो। और पड़ोसियों को मारने के लिए 4,000 किलोमीटर की मिसाइल जरूरी नहीं है, वो तो 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की मिसाइल। तो जो छोटे रेंज पर प्रहार करने वाले हमारे वेपन्स होते हैं उन्हें टैक्टिकल कहा जाता है ना। और जो लंबे रेंज तक मार करने वाले जो हमारे वेपन्स हैं, जो भी वेपन्स हैं, उनको हम स्ट्रेटेजिकल कहते हैं। तो ये टैक्टिकल है, इसका रेंज है 700 से 1,000 किलोमीटर। और खास बात यह है कि न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर भी जा सकती है। और उससे भी खास चीज है ये, अब ध्यान देंगे कि जो हमारा SLBM है वो नौसैनिक संस्करण है, नेवल वर्जन है। ये हमारा सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस 700 से 1,000 किलोमीटर तक वार करेगा। और खास बात यह है कि कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है, सिंपल सा एक छोटा सा कैनिस्टर होगा जो ट्रक पे फिट होगा, ट्रक को जहां मन करे वहां ले जाइए और वहीं से छोड़ दीजिए। तो हम चीन की सीमा के पास ले जाके छोड़ सकते हैं। तो इजी टू मूव, इजी टू ऑपरेट, इजी टू स्टोर हो जाता है। ये इस मिसाइल की खासियत है। ये अगली मिसाइल है जिसका कि हमने परीक्षण किया है। चलिए 10वीं बड़ी खबर है रुद्रम 1। ये एक नए किस्म की मिसाइल है जिसको हमने 2012 से इस पर काम शुरू किया था, और आज की तारीख में ये हमारी सेना में शामिल है, यानी कि ऑपरेशनल कंडीशन में है। अभी फिलहाल हमने इसे 9 अक्टूबर को बालासोर से टेस्टिंग फायर किया है, सक्सेसफुली टेस्टिंग फायर किया है। नाम इसका रुद्रम 1 है, और साथ में न्यू जेनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी नगरम के नाम से भी ये जाना जाएगा। कैटेगरी इसकी होगी एंटी रेडिएशन मिसाइल। एंटी रेडिएशन मिसाइल का अर्थ क्या कि आज की तारीख में वार स्ट्रेटजी में ट्रैकिंग का बहुत बड़ा महत्व है। आपके ऊपर जो अटैक होने वाली मिसाइल है, आपके तरफ आने वाले गोले हैं, आप इन सब चीजों को ट्रैक करता है हमारा राडार सिस्टम। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के राडार सिस्टम होते हैं जो ट्रैक करते हैं आपकी तरफ कौन आ रहा है। अगर हम अपने दुश्मन पे सुपरसीड करना चाहते हैं, अपने दुश्मन को बर्बाद करना चाहते हैं, तो उनके जहाज को बर्बाद करने से ज्यादा आसान है कि उनका राडार बर्बाद कर दो। राडार बर्बाद कर दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा और उसके बाद की बात हो जाएगी। आपने देखा पाकिस्तान में जब स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो भाई उन लोगों ने कहा था कि बादल उगल ज्यादा था इसलिए हम नहीं देख पाए। तो खैर वो अब यहाँ पे हम नहीं उसको डिस्कस करेंगे। ARM है एंटी रेडिएशन मिसाइल। दुश्मन एरिया में किसी भी किस्म की रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर ट्रैवल कर रही है तो उसको ये डिटेक्ट करता है, अपना खुद से अपने टारगेट को लॉक करता है। अगर टारगेट डिविएटिंग है, जैसे समझिए राडार दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड राडार होते हैं जो हमने जमीन पे लगा रखे हैं, दूसरा होता है कि जहाजों के ऊपर हम राडार लगाते हैं जिन्हें अवाक्स कहा जाता है। तो जहाज के साथ ऊपर राडार लगा हुआ है, जहाज जिधर जा रहा है वो अपना एरिया ट्रैक कर रहा है पूरा का पूरा। तो स्थिर हो चाहे वो राडार या फिर वो मूविंग हो, उन दोनों को ये ट्रैक कर लेगा, ये समझ लेगा कि कहां पर है वो। फ्रीक्वेंसी का रेंज है, उस फ्रीक्वेंसी को ये डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके खुद से उस टारगेट को लॉक करेगा और टारगेट को लॉक करके उधर की तरफ चल पड़ेगा और उनको जाके बर्बाद कर देगा। तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन के किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को, ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, जो उनका सर्विलांस सिस्टम है, इन सबको नष्ट करने के लिए ट्रैकिंग, सर्विलांस
एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये दुश्मन का जो भी ट्रैकिंग होगा, सर्विलांस का सिस्टम होगा, कम्युनिकेशन का सिस्टम होगा, उस सिस्टम को ये जाके हिट कर देगा, काम खत्म हो जाएगा। काम खत्म होने का अर्थ कि उसके बाद से उसके पास कोई सूचना नहीं पहुंचेगी। और ये विशिष्ट जो हमारा खास चीज ये है कि ये जो आपका मिसाइल होगा, ये मिसाइल एयर टू एयर और एयर टू सरफेस, यानी हवा में उड़ रहा है तो उड़ने वाले को हवा में ही, और नीचे कोई टारगेट है तो ऊपर से आके नीचे हिट करेगा। एयर टू एयर भी होगा, एयर टू सरफेस भी होगा। इसको हमने अपने सुखोई से 9 अक्टूबर को, सुखोई जो हमारा है, सुखोई MKI, उस पे लगा करके और हमने टेस्टिफायर किया। रेंज इसका जो है वो 160 to 250 किलोमीटर तक का है, और फ्लाइट एल्टीट्यूड यानी कितनी ऊंचाई पर जाकर के ये मार सकता है, तो 500 मीटर की ऊंचाई से भी ट्रैक कर लेगा और 15 किलोमीटर की ऊंचाई से भी ट्रैक कर लेगा। ऑब्जेक्ट मूविंग हो या ऑब्जेक्ट स्टेबल हो, दोनों ही स्थितियों में 15 किलोमीटर टू 500 मीटर तक का फ्लाइट एल्टीट्यूड होगा। स्पीड जो होगी इसकी 2 मैक की होगी, यानी सुपरसोनिक होगा। और मिड कोर्स गाइडेंस विद GPS एंड नाविक, कि अगर मूविंग टारगेट है तो जाहिर सी बात है कि टारगेट को लॉक करेंगे, और टारगेट मूविंग है तो दिक्कत होती है। तो इसमें ये सिस्टम लगा हुआ है कि बीच रास्ते में ये अपना ट्रैक बदल सकता है जैसे ही टारगेट अपना ट्रैक बदलेगा, यानी जिसे आप फायर एंड फॉरगेट के रूप में जानते हैं, लगभग ये वैसी ही है। इसमें नाविक का सिस्टम और GPS का सिस्टम दोनों असिस्टेड है ये, और मिड कोर्स में ये अपने उसको चेंज कर सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि भारत और चीन तनाव के बीच हम भी मैसेज दे रहे हैं। जैसे उसका ग्लोबल टाइम्स रोज वीडियो जारी करता है, हमारा DRDO रोज वीडियो जारी करता है कि लो आज हमने ये वाला किया, लो आज हमने ये वाला किया। तो हम भी उनके प्रचार युद्ध का मुकाबला प्रचार युद्ध से भी कर रहे हैं और वाकई युद्ध की तैयारियों से भी कर रहे हैं। 11वीं खबर जो कि इस हफ्ते में रही वो थी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग को लेकर के चर्चित रही। क्वाड आजकल काफी चर्चा में है, विशेष करके जब चाइना का एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट वर्ल्ड दोनों पैरेलल चल रहा है, उसमें चाइना को टैम करने के लिए, चाइना को नियंत्रित करने के लिए इंडो पैसिफिक ओशन के 4 देशों ने, जिसमें भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर के एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। अभी ऑर्गेनाइजेशन के शक्ल में ये दरअसल आया नहीं है। 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने ये विचार सामने रखा था कि हम लोग चारों देश मिल करके और इंडो पैसिफिक ओशन के लिए काम करें। फिर ये विचार ही रहा, ठंडा पड़ गया। चुनौतियां नहीं होती तो विचार भी नहीं पनपते। चुनौतियां जब पनपने लगी तो 2017 में, यानी 10 साल बाद, फिर चारों देश जागे और चारों देशों ने इस, अभी हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक कॉलिशन है, ऑर्गेनाइजेशन तो अभी है नहीं, एक कॉलिशन है जो कि 2017 में वास्तविक रूप से आकार लेता है। और ये जो आकार लेता है वो चाइना के अगेंस्ट, चाइना के एग्रेशन को देखते हुए आकार लेता है। जब ये आकार लेता है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव तय किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, हमें मुक्त, स्वतंत्र और समृद्ध इंडो पैसिफिक चाहिए। यानी किसी का दबदबा इस पर चले ये चारों देश कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अभी जापान में इनकी बैठक हुई है, ये वक्त जबकि वर्चुअल बैठकों का दौर जारी है। समझिए कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि चारों विदेश मंत्री वर्चुअल नहीं, फिजिकली मिले हैं, है ना, और मिल करके उन्होंने बातचीत की है। अभी ये संगठन नहीं है, समझिए इस चीज को, अभी ये संगठन नहीं है, कि इनफॉर्मल कॉलिशन है, लेकिन इस कॉलिशन के साथ ही चाइना जलना शुरू हो गया है, उसकी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इस बैठक के जो नतीजे रहे वो नतीजे क्या हैं हम उस पर बात कर लें, और अगली इंपॉर्टेंस क्या होगी उस पर बात कर लें। नतीजे में 2 चीजें आएंगी।
पहली चीज ये कही गई इसमें कि इंडो पैसिफिक रीजन को दुनिया के सभी देशों के लिए एक समान अवसर वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है। जब हम ये कहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन को एक समान अवसर वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि चाइना का दबदबा नहीं चलेगा, सबका हिस्सा है और आपको मानना पड़ेगा कि सबका हिस्सा है, आप सबके हिस्से को खा के नहीं बैठ सकते। दूसरी चीज जो कही गई वो ये कही गई कि चारों देश मिल करके एक अलग सप्लाई चेन का विकास करें। अलग सप्लाई चेन का विकास का अर्थ क्या कि सप्लाई चेन दुनिया की चाइना पर डिपेंड होगी। सारा सिस्टम उसने बना दिया है और वो कोई ऐसा देश नहीं है जहां वो पहुंचा नहीं है, जहां उसकी चीजें नहीं है, जहां उसका जो लॉजिस्टिक है वो नहीं है, जहां उसकी सप्लाई नहीं है। तो अब जरूरी ये है कि हम एक अलग सप्लाई चेन डेवलप करें जिसमें हमें चाइना पर डिपेंड रहने की जरूरत ना हो। तो ये दो मुख्य निष्कर्ष रहे जो कि इस बैठक में उभर करके सामने आए। लेकिन इस मुख्य निष्कर्ष के अलावा जो चीजें रही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज तो ये तय किया गया कि अब ये बैठक हर वर्ष होगी, यानी कि अब ये चारों देश गंभीर हैं चाइना की चुनौती के प्रति। दूसरी चीज ये तय हुई बातचीत में कि अब इस चार को चार ही नहीं रहने देना है, अन्य जो इंडो पैसिफिक देश हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, इसका आकार बढ़ाया जाए। और तीसरी चीज ये इस पर भी बातचीत हुई कि भारत जापान अमेरिका का जो संयुक्त नेवल एक्सरसाइज है उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाए। तो ये जो चीज है कि हर वर्ष बैठक होगी, नए देशों को शामिल कराया जाएगा, ये एक तरह से क्या है, एक इनिशिएशन है चाइना के अगेंस्ट एक गठबंधन तैयार करने का, ताकि चाइना ने जो चुनौती पेश करी है सिर्फ भारत के सामने नहीं पेश की है, उसने भारत से बड़ी चुनौती तो अमेरिका के सामने है। अमेरिका के सुपर पावर की पदवी छीनने जा रहा है, तो उससे बड़ी चुनौती उसकी है। तो जो चुनौती उसने पेश की है उस चुनौती की सामना करने के लिए इस कॉलिशन को और बड़ा किया जाए, ये मेन निष्कर्ष रहा। चलिए, इस हफ्ते अगली जो बड़ी खबर है वो नोबेल पुरस्कारों को लेकर के है। नोबेल पुरस्कारों की ऑलमोस्ट घोषणा कर दी गई है और सिर्फ अर्थशास्त्र का नोबेल बचा हुआ है जिसकी घोषणा होनी है। इसमें चिकित्सा का जो नोबेल है ये 3 लोगों को, अल्टर हॉप्टन राइस, हार्वे जे अल्टर जो यूएस के हैं, माइकल हॉप्टन जो कि यूएस के हैं और चार्ल्स राइस जो कि यूके के हैं, संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया है हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। तो प्रश्न जो हो सकता है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो संयुक्त रूप से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी खोज के लिए दिया गया, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। अब थोड़ा अलग अलग भी समझ लेंगे, 3 लोगों को दिया है, तीनों लोग एक ही चीज खोज रहे थे, अलग अलग क्या खोजा है। तो इसमें जो हार्वे जे अल्टर हैं उन्होंने पहली बार ये चीज स्थापित करी थी कि हेपेटाइटिस सी का कारण कोई विषाणु ही है, कोई वायरस ही है। उसके बाद माइकल हॉप्टन थे, इन्होंने 62 में इस हेपेटाइटिस सी के वायरस को अलग कर दिया और इन्होंने ही इसका नाम हेप सी या हेपेटाइटिस सी दिया था। उसके बाद आते हैं चार्ल्स राइस। चार्ल्स राइस ने ये स्थापित किया कि हेपेटाइटिस सी का विषाणु, क्योंकि हेपेटाइटिस की कई कैटेगरीज है, हेपेटाइटिस बी है, ए है, सी है, तो और सब में दिक्कत क्या होती है कि लक्षण जो आएंगे व्यक्ति में वो सेम आते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इन्होंने ये स्थापित किया कि सिर्फ एक विषाणु ही, जो ये विषाणु है, वही आपको लबोजान कर सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस सी, ये इससे पहले बी के लिए भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1976 में ये भी पूछा जा सकता है, हेपेटाइटिस सी के लिए है तो सी न पूछ के बी पूछ दे आपसे। तो 1976 में ब्राश ब्लमबर्ग को हेपेटाइटिस बी के विषाणु की खोज के लिए नोबेल अवार्ड मिला था। भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने 2018 से एक प्रोग्राम शुरू किया है कि 2030 तक भारत से हेपेटाइटिस सी के वायरस का खात्मा कर देना है। स्थिति यह है कि ये जो बीमारी है ये संक्रमित खून से फैलती है,
इन्फेक्टेड ब्लड, और वो इन्फेक्टेड ब्लड अब कहाँ से लेंगे, तो सुई से लेंगे, एक सुई दूसरे को दे दी। या फिर आप ड्रग वगैरह के एडिक्शन में हैं तो एक ही इंजेक्शन से सब लोग मजा ले रहे हैं, उससे हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान माँ से शिशु में जा सकता है। इस तरह की कई चीजें होती हैं जिसमें कि आप जब ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं या ब्लड से ब्लड टू कांटेक्ट होता है तो उसके जरिए ये फैलता है। खास बात इस बीमारी की ये होती है कि इस बीमारी के लक्षण दिखने में 10 साल तक लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बीमारी होती है, कुछ दिनों बाद, साल भर 6 महीने में आदमी अपने आप कवर अप कर लेता है, उसको पता भी नहीं चलता कि बीमारी हुई है। तो जिस तरह से एड्स का विषाणु है आपको 7 साल बाद दिखता है, वैसे हेपेटाइटिस सी का विषाणु जो है वो लक्षण दिखाना शुरू करेगा 10 साल बाद। 10 साल तक आप कैरी कर रहे हो, आपको पता नहीं है होता क्या है। तो लक्षण वही होते हैं जो बाकी हेपेटाइटिस के होते हैं, पीलिया के होते हैं, यानी कि 2 कदम चलोगे तो लगेगा कि 2 मील चल के आए हो, थकान रहेगा, वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे पीलापन आना शुरू हो जाएगा। तो लक्षण वही होते हैं जो बाकी के होते हैं। खास बात एक और है इसमें कि जिस तरह कोरोना हमको छका रहा है, ये भी हमको छकाता है वायरस। कोरोना ने सुना होगा आपने कि कोरोना अपना रूप बदल रहा है, ठीक इसी तरह यह भी अपना रूप बदल रहा है। और अभी तक हेपेटाइटिस बी की 2 कैटेगरी और 57 सब कैटेगरी की खोज हो चुकी है कि इतने टाइप का हो सकता है। और जहां पर भी ये चीजें होती हैं कि वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, वहां पर वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट बहुत कठिन काम हो जाता है। आज तक हम जुकाम का कोई वैक्सीन नहीं खोज पाए, और उसके पीछे रीजन क्या है कि ये बदलता रहता है, मैन टू मैन, हाँ, बदलता रहता है। और ये चीज है कि इसके लिए अभी भी सी के लिए कोई टीका, हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास कोई टीका नहीं है। फाइनली ये क्या करता है, तो जब ये बढ़ जाएगा तो सिरोसिस और लेबर कैंसर, ये दोनों आपको दे देगा। और ये का मतलब कि आप गए। स्थिति क्या है कि 7.1 करोड़ मरीज हैं, ऐसा WHO बताता है हेपेटाइटिस के, और इससे 4 लाख मौतें प्रतिवर्ष हो रही हैं हेपेटाइटिस सी के जरिए। इसके बाद से अगला जो नॉवेल है वो भौतिकी में, फिजिक्स में रोजर पेनरोज जो कि यूके के हैं, रेनहार्ड गेंजेल जो कि जर्मनी की है, और एंड्रिया गेज जो कि यूएस की है, इनको मिला है। इसमें जो एंड्रिया गेज है ये महिला है। अब थोड़ा सा अलग अलग समझ लें कि भाई ओवरऑल में क्या, तो ब्लैक होल की खोज के लिए अलग अलग, भाई तीनों ने कुछ अलग अलग खोजा होगा। तो रोजर पेनरोज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि ब्लैक होल की उत्पत्ति को आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जोड़ा था। यानी उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ये बताया था कि ये ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं। उसके बाद रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इन दोनों लोगों ने सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी खोजा। पहली बार अपनी गैलेक्सी में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज इन्हीं लोगों ने की थी। इसमें जो एंड्रिया गेज है, खास बात यह है कि भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये चौथी महिला है। इससे पहले मैडम क्यूरी को 1903 में, मारिया गोएपोर्ट मेयर को 1963 में, और डोना स्टिकलैंड को 2018 में ये पुरस्कार मिला था। अगला है रसायन में, इमैनुअल चार्पेंट्रियर फ्रांस के हैं और जेनिफर ए डायना यूएस की हैं। इन लोगों ने जीन एडिटिंग के लिए ये, इन सब में हालांकि सभी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, सब लोगों ने मानवता की सेवा की है। ये जो खोज है इसने दुनिया बदल दी है। इन्होंने देखिए जो टेक्नोलॉजी खोजी वो कहलाती है क्रिस्पर या Cas9। इन्होंने एक कैंची खोजी, किस चीज के लिए, तो जो ये आपका डीएनए है, उस डीएनए से जो सीक्वेंस हमको कट करना है उसको यहाँ से हम कट कर दें, और कट करके यहाँ से और निकाल के हम, अगर जरूरी है तो नष्ट कर दें, जरूरी है तो किसी दूसरी जगह पर हम इसको ले जाके पेस्ट कर दें। इस
के लिए जो कैंची खोजी गई वो कहलाती है क्रिस्पर। इसके जरिए जीन एडिटिंग करके आज की तारीख में हम तमाम नई प्रजातियों को पैदा कर रहे हैं, तमाम आनुवांशिक बीमारियों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन ने तो मानव शिशु भी बना दिया था जीन एडिटिंग के जरिए, तब ये चर्चा में भी आया था, इस पर प्रश्न भी उठे थे। तो अजूबी अजूबी चीजें जो कि प्रकृति में नहीं होती, उन्हें करवा पाने के लिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पूरा सिस्टम है, वह सिस्टम इसी बेसिक कैंची पर डिपेंड करता है। ये कैंची है, हालांकि ये कैंची की शक्ल में नहीं होती है, ध्यान से समझेंगे, लेकिन आप कैंची कहें, काटने वाले यंत्र को हम सॉसर कैंची कहते हैं, तो कैंची कह लीजिए इसको, है ना। ये एक जेल होता है जिसको डाल दिया जाता है, और जो इच्छित हमारा जो एक्सपेक्टेड डीएनए सीक्वेंस होता है उसको हम वहां से निकाल देते हैं, किसी दूसरे को ऐड कर देते हैं। तो जीन एडिटिंग आज की तारीख में जेनेटिक इंजीनियरिंग की जितनी भी चीजें हो रही हैं वो संभव नहीं थी यदि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती। साहित्य का नोबेल हमको मिला है लुइस ग्लक से, ग्लक को, जो कि यूएस की एक कवयित्री है। इन्होंने चर्चा में आई थी ये पहली बार फर्स्ट बॉर्न नामक अपनी रचना के जरिए। उसके बाद द वाइल्ड आयरिस और स्नो ड्रॉप्स नामक इनकी रचनाएं बहुत चर्चित रही हैं। इन्हें इस बार का साहित्य का नोबेल मिला है, और उसमें ये बताया गया है कि साहित्य को, कविता को बेहतरीन आवाज देने के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आज का आपका पीटी का सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। फिर हम लोग अगले हफ्ते इसी तरह 1 तारीख से 8 तारीख की तरह ही अब 8 तारीख से अगले 8 दिन का करंट कंटेंट जुटाकर आपके सामने होंगे। तब तक आप इसको एंजॉय करिए, बार बार देखिए।